डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, सोनिया सिंह। इस खास प्रोग्राम में आज बात म्यूचुअल फंड्स के लार्ज और मिड कैप फंड्स की। म्यूचुअल फंड एक तरह का कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह के फंड मौजूद हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स। आज हम बात करेंगे लार्ज और मिड कैप फंड्स की। लार्ज कैप फंड में ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं और ये इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। वहीं मिड कैप फंड ग्रोथ के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा और भी क्या है इसके फीचर्स और क्या है इसके फायदे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। जाने माने फाइनेंस एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह और साथ ही हैं जाने माने इकोनॉमिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप भटनागर। नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का। तो म्यूचुअल फंड के एड्स हम कभी भी देखते हैं तो सबसे पहले यही बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश है वो बिल्कुल सही है। लार्ज कैप जो है उसकी बात हो चुकी है और अब हम बात करेंगे मिड कैप की। मिड कैप रवि बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं। कंपैरिजन अगर हम करें दोनों का, लार्ज कैप और मिड कैप ज़्यादा बेटर है क्या? देखिए, मैं इन सब चीज़ों से पहले एक चीज़ और जो इस अभी बताई सर ने, मैं उस पर एक ऐड कर दूं एक्सपेंस रेशियो पे। देखिए, हम भारतीयों की एक आदत होती है नेगोशिएशन और बार्गेनिंग, वो हर जगह एप्लीकेबल होती है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो तो आप जिस कंपनी का भी म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो उससे आप ये बार्गेनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होता है। ओके तो आप उस एक्सपेंस रेशियो को बार्गेन करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि वो आपकी कॉस्ट को कम कर सकता है। तो वहां पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अब आ जाते हैं आपके जो स्मॉल कैप और मिड कैप है। देखिए, इस समय अगर कंपैरिजन किया जाए और जब से मोदी जी की सरकार बनी है उसके बाद से ही मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा है। मैं निफ्टी का सिंपल कंपैरिजन अगर करता हूं इस साल, सिर्फ एक साल का, 2023 जनवरी से अभी तक का, तो स्मॉल कैप ने दिया है 42% का रिटर्न और मिड कैप ने दिया है 46% का रिटर्न, और लार्ज कैप की अगर तरफ जाते हैं तो वो 18 से 20% पे आके रुके हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार की सोच है उसके साथ कौन आगे बढ़ रहा है, यानी कि लार्ज कैप के अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो आपका ये टेंशन खत्म हो जाता है कि आप कोई ऐसी कंपनी पर निवेश कर देंगे जो पैसा आपका डुबा देगी। ये खतरा कम होता है। थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है। वोलेटिलिटी का मतलब है उतार और चढ़ाव, उसमें आपको रिटर्न्स ज्यादा भी मिलते हैं। तो आपको शॉर्टर पीरियड में आपको डिप भी दिख सकता है। सपोज करिए कि आपने 1 लाख रुपए लगाया और अगर एक साल में आपको 42%, 32% या 30% का एक मान के चलता हूं आपको रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 30,000 रुपए आपको मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पे वो आपका 20%, 10% तक का नुकसान भी हो, यानी कि 1 लाख का फंड जो है वो 80,000 भी रह सकता है, 1 लाख भी रह सकता है। लेकिन जब आप लंबे समय में कंपैरिजन करते हैं, यानी एक साल में, 1 साल से ऊपर, 2 साल, 3 साल के लिए देखते हैं, तो वो आपको एक अच्छे रिटर्न देते हैं। तो अभी हम हिस्टोरिकल डेटा की तरफ अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप, इनमें ज्यादा पोटेंशियल है। और ये जैसा सर ने भी बताया कि बिल्कुल लार्ज कैप आपको सेफ जरूर है। अगर सेफ है तो रिटर्न कम है, अगर आपका रिस्क है तो आपके रिटर्न ज्यादा है। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट, आपके गोल, आपके टारगेट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंड चूज करते हैं। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन है कि भारत की इकोनॉमी पे भरोसा अगर है तो स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपनीज पे फोकस करें, क्योंकि इनमें पोटेंशियल अभी भी बहुत ज्यादा है। और मैं ऐसा समझता हूं कि अगले साल में भी जो ग्रोथ होगी वो 25 से 30% के आसपास मिड कैप और स्मॉल कैप की देखने को मिल सकती है। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। तो संदीप, जैसे रवि ने कहा था कि 2500 म्यूचुअल फंड्स हैं जी, उनमें से कौन सा सबसे बेहतरीन मिड कैप म्यूचुअल फंड है, ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? जी, देखिए, मिड कैप फंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बेसिकली ये देखना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि उसका फंड मैनेजर कौन है, क्योंकि फंड मैनेजर्स की हिस्ट्री पे बड़ा कुछ डिपेंड करता है कि ग्रोथ किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स में हुई है।
नंबर 2, आपको ये देखना चाहिए कि जो रिटर्न्स पास्ट में आए हैं वो किस तरीके के आए हैं। हालांकि यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो पास्ट में रिटर्न्स आए हैं वही रिटर्न्स आगे भी रिपीट होंगे, लेकिन अगर आप इस चीज़ को चेक करेंगे तो आपकी एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि जो पास्ट में रिटर्न्स आए हैं वही फ्यूचर में रिपीट होने के बहुत बहुत चांसेस अच्छे होंगे। फिर उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि जो मिड कैप फंड्स हैं जो भी आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से शेयर्स हैं और वो शेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी है, उनका जो पीछे पास रहा है उनकी मूवमेंट कैसी रही है। अगर वो एक अच्छे शेयर्स रहे हैं और एक म्यूचुअल फंड के अंदर कंसिस्टेंटली वो उन्होंने उसको होल्ड करके रखा हुआ है तो वो म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छे होंगे बनिस्बत कि ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें कि शेयर्स को वो लेके वापस दोबारा बेच देते हैं और मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। तो जो स्टेबिलिटी आपको ऐसे मिड कैप फंड्स में मिलेगी जिसके अंदर शेयर्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और कंसिस्टेंट उनको रखा भी गया है और फंड मैनेजर भी अच्छे हैं, तो वो वाले मिड कैप फंड्स हमें सेलेक्ट करने चाहिए। तो रवि, ये कैसे पता चलेगा कौन सा फंड मैनेजर बहुत अच्छा है? मतलब कोई ऐसे नाम है क्या? देखिए, मैं यहाँ पर किसी का नाम लूँ वो ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं एक सिंपल संदीप जी की बातों से एक एनालिसिस मैंने निकाला है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जितने भी ये 5 से 6 साल वाले एक्सपीरियंस वाले फंड मैनेजर है ना, उनको आप जो है वो लोवेस्ट कैटेगरी में रख लीजिए और जिनका भी 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस, क्योंकि 10 साल एक ऐसा पीरियड होता है, उसका एक लॉजिक है। 10 साल एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें कि पूरी साइकिल वो वर्स्ट भी देख लेते हैं, बेस्ट भी देख लेते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस वहां पर काउंट करता है। अब आजकल एक्चुअली में हो क्या गया है, मैं आपको एक सतर्कता भी यहाँ पर चाहूंगा कि आप जागरूक हों। म्यूचुअल फंड का जो है वो सिर्फ कोर्स कर लिया, लाइसेंस ले लिया और उसके बाद म्यूचुअल फंड पे के फंड मैनेजर बन गए और बहुत लोगों का पैसा ऐसा डुबाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है, जो 2500 के म्यूचुअल फंड है इनमें बहुत से पैसे डूबे भी हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप टॉप म्यूचुअल फंड की तरफ जाएं। टॉप म्यूचुअल फंड का मतलब है आप गूगल करिए, अभी आपको 10 टॉप म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे और उनके फंड मैनेजर देखेंगे तो वो आपको 15 से 18 साल एक्सपीरियंस वाले मिलेंगे। अब 4-5 साल वाले वो मार्केट की टेस्टिंग आपके पैसे पे करें, वो भी रिस्की है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने सिंपल क्राइटेरिया बताया, मैं किसी के यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये फॉलो करता हूँ कि जिसने 10 साल जब आप किसी इंडस्ट्री में रहते हैं तो आप उसकी सारी साइकिल को टेस्ट कर लेते हैं, वो कितना ऊपर गया, कितना नीचे गिरा, पेन पॉइंट क्या था, प्रॉफिट पॉइंट क्या था, तो फिर आप एक तरीके से मार्केट से झुलस के बाहर निकलते हैं और तभी आप सोना बनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये कैटेगरी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा एक जो सिंपल तरीका है, किसी भी म्यूचुअल फंड का आप एनएवी का एक चार्ट देखिए। चार्ट का मतलब है पिछले 5 सालों में उन्होंने एनएवी में क्या रिटर्न दिए हैं, उनका आपको पीक भी दिख जाएगा और लोवेस्ट भी दिख जाएगा। आप सपोज करिए कि मैंने एक एनएवी देखा किसी म्यूचुअल फंड का, उसने पीक बनाया 18% और उसके बाद लोवेस्ट पे फिर से वो आ जाता है 10% पे। तो आप इस तरीके की चीजों को आप रेफरेंस पॉइंट यूज कर सकते हैं कि ये फंड अच्छा है और ये 18% इस समय रिटर्न दे रहा है। जब ये 12% आ जाएगा, इसका रिटर्न गिर करके या एनएवी पे 12% दिखाएगा, तब मैं निवेश करूंगा। ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसे कि आप अपना करके अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जी संदीप, आपने इंडेक्स फंड्स की बात की थी, तो क्या आप ये ETFs की बात कर रहे थे या ऐसे भी कुछ हो सकता है कि जैसे मिड कैप होते हैं तो ऐसे कोई मे बी डिफेंस स्टॉक्स के फंड हों, ऐसा भी हो सकता है क्या? जी सोनिया जी, आपने ETF की बात करी। ETF जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इन द सेंस कि है तो ये भी म्यूचुअल फंड, लेकिन ये म्यूचुअल फंड जो है ये स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, इसीलिए इनका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आप जैसे म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वही हमारे पैसे डायरेक्टली उनके पास जाते हैं और वही पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं और वहाँ से उसकी ट्रेडिंग होती है। तो आप जब ETF खरीदते हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके उसको पे करते हैं, जैसे शेयर्स की बेच और खरीद होती है उसी तरीके से इसका भी होता है। अच्छा, इसमें ETF के अंदर मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि 3 तरीके के ETFs हैं। एक तो है इक्विटी ETF, वो बिल्कुल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह है म्यूचुअल फंड्स ही हैं। फिर दूसरा है डेट ETF और एक है कमोडिटी ETF। अब इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग, जैसे
इक्विटी ईटीएफ तो हमें पता है कि जैसे म्यूचुअल फंड है उसी तरीके से इक्विटी ईटीएफ भी है, इसी तरीके से डेट ईटीएफ भी है। कमोडिटी ईटीएफ एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, क्योंकि आप देखिए आप कल को ये चाहेंगे कि हमें सोना खरीदना है। अब सोना आप खरीदेंगे तो कहा जाता है कि ज्वेलरी आप खरीदेंगे, वैसे तो महिलाओं के लिए ज्वेलरी बड़ी अच्छी चीज़ होती है, अपना शादी ब्याह में वो पहने जाते हैं, लेकिन ज्वेलरी एज एन इन्वेस्टमेंट जो है, आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से पूछेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेगा उसको, क्योंकि ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस वगैरह होते हैं। जब आप उसको रीसेल करेंगे तो वो सारा आपका जो है जो इक्वेशन है वो बिगड़ जाती है जी। तो अगर आप कमोडिटी ईटीएफ लेते हैं, वो गोल्ड के अंदर उसमें कुछ ऐसे ईटीएफ हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब आप कमोडिटी ईटीएफ लेंगे तो आप एक तरीके से गोल्ड वाला जब लेंगे तो आप गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपका जब जिस तरीके से गोल्ड में मूवमेंट होगा उसी तरीके से उस ईटीएफ में भी मूवमेंट होगा और उसमें आपको रिटर्न आएगा गोल्ड के हिसाब से। तो एक तरीके से आप ज्वेलरी में ना इन्वेस्ट करके और आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप गोल्ड ईटीएफ में जाके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी। और म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो क्या तरीका है उससे प्रॉफिट लेने का? सिर्फ उसको बेच के प्रॉफिट ले सकते हैं या फिर कोई डिविडेंड्स भी मिलते हैं जैसे बाकी शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करें तो? गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं। यहाँ पर मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि सारे म्यूचुअल फंड आपको डिविडेंड नहीं देते हैं, या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड में जो म्यूचुअल फंड की जो एक तरीके से नेगेटिव चीज़ कही जाए वो यही है कि आपको जो स्टॉक का डिविडेंड है वो आपको नहीं मिलता है। तो आप अगर इस तरीके का, लेकिन उसके बावजूद भी आज डिविडेंड स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल हैं, तो आप उनमें भी निवेश कर सकते हैं। यानी कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको लार्ज कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, स्मॉल कैप में जाना है, या डिविडेंड वाले जो है वो म्यूचुअल फंड में जाना है। तो आप अपनी जो कैटेगरी है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। जनरली हमारे यहाँ पे पहले म्यूचुअल फंड में जो सोनिया जी निवेश करते थे वो लोग सिर्फ इसलिए करते थे कि जब जो सैलरीड है, जब साल का अंत आता था और जब अकाउंट डिपार्टमेंट मांगता था कि आप प्रूफ दीजिए, तो कहते थे 50,000 बच रहा है, चलो ये म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। अब वो सेंटिमेंट चेंज हो गया है। 5 साल के लिए म्यूचुअल फंड में बिल्कुल आप जब डालते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है। तो आप दोनों टारगेट को अलग करिए। अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है तो आप टैक्स बेनिफिट वाले में जाइए, यानी कि आप जैसा संदीप सर ने बताया कि आप डेट फंड की तरफ जाइए, जिससे कि आपका रिस्क कम हो और 5 साल में सरकार का भरोसा। डेट फंड का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उनमें निवेश ज़्यादा किया जाता है और उसका एक स्टेबल रिटर्न आपको मिलता है। लेकिन जब आप इक्विटी मार्केट से रिटर्न की बात करते हैं तो आप इन म्यूचुअल फंड को चूज करिए, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, क्योंकि इनका सीधा इंपैक्ट जो है वो इक्विटी मार्केट से होता है, तो आपको उसी तरीके से रिटर्न मिलते हैं। तो लेकिन हमेशा आप फिर से आप अपने गोल को क्लियर करिए। आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लेना है, बच्चे की शादी के लिए लेना है, आपको आगे मकान खरीदना है, आज आपके क्या टारगेट हैं उसको सेट करिए। उसके बाद ही म्यूचुअल फंड का डिसीजन लीजिए कि किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना चाहिए। तो क्या ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं? अगर आप उनके बारे में बताएं तो, जैसे सपोज कोई टारगेट है कि भाई शादी करनी है या एजुकेशन के लिए चाहिए। जी बिल्कुल, जो चौथी कैटेगरी आती है म्यूचुअल फंड में वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही आती है। जैसे पहला मैंने बताया था, मैं रिपीट एक बार कर देता हूँ जिससे दर्शकों को क्लियर हो। पहला था कि आप सिंपल इक्विटी म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, दूसरा था कि आप डेट म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, और तीसरा आपका था हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब संदीप सर ने बहुत क्लियरली बताया था कि डेट और इक्विटी को मर्ज करते हैं, वो होता है हाइब्रिड। अब आता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ये चौथी कैटेगरी है जिसको कि आप अपने गोल टारगेट सेट करने के लिए लेते हैं। यानी कि आप आज फ्रेश जॉब पे आए हैं, नई जॉब आपकी स्टार्ट हुई है, आप अभी 30 साल के हैं और आपके टारगेट हैं कि नहीं, आपकी 35 साल में या फिर आपके 36 साल में या 40 साल में आपको मकान खरीदना है, कार खरीदनी है, या फिर आगे आपकी शादी होगी, आपके बच्चे जब होंगे उनकी एजुकेशन के लिए, तो आज आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड, यानी जो इस तरीके के टारगेट ओरिएंटेड आप म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं उनको कहते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। तो आप वो भी आप खरीदारी कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं। तो उसके बारे में फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए और अपनी जा करके स्ट्रैटेजी बनाइए जिससे कि आपको किस टारगेट को अचीव करना है उसमें आपकी हेल्प हो सकेगी। जी, तो संदीप कोई ऑल वेदर पोर्टफोलियो भी होता होगा क्या म्यूचुअल फंड्स में? ऑल वेदर, जी
जी सोनिया जी, ऑल वेदर में आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर एक का जो गोल है, जैसा डॉक्टर सिंह ने अभी बताया, हर एक का जो गोल है वो अलग अलग है। किसी को अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए करना है, किसी को अपने बच्चों की शादी के लिए, या किसी को, कुछ लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से भी करते हैं। तो जो ऑल वेदर इन्वेस्टमेंट की आपने बात करी, उसमें हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मली इसके अंदर ना हम ये करते हैं कि लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, मिड कैप में आप उसको अपने जितना भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है आप उसमें उसको डिवाइड कर लें। आप कुछ पोर्शन लार्ज कैप में कर दें, कुछ मिड कैप में कर दें और कुछ स्मॉल कैप में कर दें। तो स्मॉल कैप में नेचुरली आपका जो एग्रेसिव पोर्टफोलियो है वो बनेगा, और जो मिड कैप के अंदर थोड़ा सा लेस एग्रेसिव रहेगा, और जो लार्ज कैप है उसमें आपका एक सेफ इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो उसको परसेंटेज वाइज आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 40-40-20 कुछ लोग इस तरीके से चलते हैं। 40% लार्ज कैप में डाल देते हैं, 40% मिड कैप में, 20% स्मॉल कैप में। तो उससे आपका एक बैलेंस बन जाता है, और बैलेंस बनने से आपको एक जो रिटर्न आएगी, ओवरऑल रिटर्न, वो अच्छी रिटर्न आपको मिलेगी। क्योंकि स्मॉल कैप आपको अच्छी रिटर्न देगा, जैसे अभी बताया कि 40% तक की रिटर्न आ रही है स्मॉल कैप में, मिड कैप के अंदर भी बड़ी अच्छी रिटर्न आ रही है, लार्ज कैप में आपकी कम रिटर्न आएगी। तो ओवरऑल रिटर्न मिला के आपकी बड़ी अच्छी रिटर्न आ जाएगी। और इसमें एक और एडवांटेज ये भी रहता है कि जैसे सेक्टर्स की हम बात कर रहे थे, सेक्टर्स के अंदर भी मूवमेंट्स होते हैं। अब पीछे जब हमने कोविड देखा तो फार्मा सेक्टर के अंदर एकदम से ग्रोथ आई, फिर उसके बाद फार्मा सेक्टर कंसोलिडेट करने लग गया। जब आप इस तरीके की अपनी एलोकेशन करेंगे तो आप सारे सेक्टर्स को कवर करेंगे। जब आप सारे सेक्टर्स को कवर करेंगे तो कभी एक सेक्टर चलेगा और कभी दूसरा सेक्टर चलेगा, तो आपको एक बैलेंस मिल जाएगा। आपका ओवरऑल जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोर्टफोलियो में आपको मिलती रहेगी, और आपको एक डिसेंट रिटर्न मिलेंगे, और एक आपको निवेश के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। तो डाइवर्सिफाई करें अपने पोर्टफोलियो को। तो आपसे कंक्लूडिंग क्वेश्चन में चाहूँगी कि जैसे इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस के बाद उम्मीद करते हैं स्थिर सरकार आएगी, तो उसमें ये माना जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर काफ़ी पैसा जाएगा, या फिर एमएसएमईज में ग्रोथ काफ़ी होगी। तो वो वाले आउटलुक को देखते हुए, और साथ ही फ्यूचर के जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं जो ब्लास्ट कर सकते हैं एक तरह से, उनको देखते हुए आप क्या कहेंगे, कौन से म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाया जाए, मिड कैप की तरफ जाया जाए या लार्ज कैप की तरफ जाया जाए, उनमें से भी कौन सा? जी बिल्कुल, देखिए मैं एक थोड़ी सी और क्लियरिटी दे देता हूँ। सर ने बहुत अच्छा तरीका बताया डाइवर्सिफिकेशन का, उसी पे मैं एक ऐड ऑन कर देता हूँ। बहुत सिंपल फार्मूला है, अगर आप पेन पेपर लेके नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। आपकी जितनी एज है उसको 100 से माइनस कर दीजिए, 100 से माइनस कर दीजिए। आप 30 साल के हैं, 100 से माइनस कर दीजिए, 70 नंबर आ गया। अब आप जब भी इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो मतलब आपकी जो सेविंग है उसका 70% आपको इक्विटी मार्केट या म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए। अगर आप 40 साल के हैं तो 60%, 50 साल के हैं तो 50% अपनी सेविंग का, पूरा पैसा नहीं, अपनी सेविंग का। तो इस तरीके से सिंपल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कि आगे की जो ग्रोथ है, प्रोस्पेक्ट्स हैं। देखिए अभी के जो सिनेरियो इस समय डेवलप हो रहे हैं, इलेक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रैली को मिस भी नहीं करिए और नुकसान भी मत लीजिए। अब आते हैं कि क्या चलेगा। देखिए इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए बैंक सबसे नंबर 1 आते हैं, क्योंकि जितना भी पैसा आएगा वो बैंक के थ्रू ही रूट होगा, तो आप बैंकिंग सेक्टर को मिस नहीं कर सकते। नंबर 2, आप किस तरफ हमारी जो ग्रोथ है वो जा रही है। पहला, ऑटो की ग्रोथ यहाँ पर बहुत अच्छी है, तो आप ऑटो सेक्टर के फंड। दूसरा, पावर सेक्टर की ग्रोथ आपको अच्छी दिख रही है, पावर सेक्टर को आप यहाँ पर फोकस करके चलें। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे कि आप फोकस करेंगे वो है कि आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल मिस मत करिए, क्योंकि अगर करंट यहाँ पर जो सिनेरियो देखा जाए उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट बहुत अग्रेसिव तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ये 4 काउंटर, बैंक, पावर, ऑटो और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन 4 काउंटर से रिलेटेड जो भी आपके म्यूचुअल फंड है, आप अगर उनमें निवेश करेंगे तो मैं सोचता हूं कि आपको आपके टारगेट भी अचीव होंगे और अच्छे रिटर्न्स आपको यहां पर मिल पाएंगे। संदीप, एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन आपसे भी कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद कोई ऐसा मल्टी बैगर वाली फीलिंग आ सकती है क्या? और दूसरा, अगर नुकसान हो रहा है तो एग्जिट कब करना है, कब तक होल्ड करें? जी सुनिए जी, आपने मल्टी बैगर की बात करी
तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है या उसको इन्वेस्टमेंट की एक अप्रोच रखनी चाहिए, उसको हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के चलना चाहिए, क्योंकि इसमें मल्टी बैगर की एक्सपेक्टेशन, देखिए मल्टी बैगर हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कभी भी ये ना सोच के चलें कि मैं एक मल्टी बैगर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इस म्यूचुअल फंड के पास मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं या नहीं, क्योंकि मल्टी बैगर कौन होगा ये नहीं पता चलता है आज की डेट में। कल को जैसे मिस्टर रवि सिंह जी ने बताया कि इन्फोसिस के अंदर इन्वेस्टमेंट करी किसी ने और वो करोड़पति हो गए, बहुत से लोग हुए, लेकिन ये उस समय नहीं पता था, किसी को नहीं पता होता। आज हमें नहीं पता कि हमारे पास जो शेयर्स हैं हम वो मल्टी बैगर साबित होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए मल्टी बैगर का एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है कि शायद हम म्यूचुअल फंड्स में नहीं कर सकते। और मल्टी बैगर के साथ साथ ये है कि एग्ज़िट कब करना है। देखिए नॉर्मली पहली बात तो जब हम एंट्री करें किसी म्यूचुअल फंड में तो वो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, उसके क्राइटेरिया अभी बताए। तो एक तो ये है, दूसरा क्या है कि म्यूचुअल फंड्स में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप मिनिमम 5 साल का व्यू लेके ज़रूर चलें, क्योंकि वॉलेटिलिटी मार्केट में आती रहेंगी, ऊपर नीचे होते रहेगा, लेकिन ओवरऑल रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे। म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक रिसर्च हुई थी, उसके अंदर उन्होंने ये निकाला था कि अगर आप ख़राब से ख़राब म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो आपको 9% से कम रिटर्न जो है नहीं आएंगे एनुअलाइज। और अगर आप अच्छे से अच्छे रिटर्न अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको 22% के रिटर्न तो मिल ही जाएंगे अच्छे से अच्छे में। तो मेरी सोच इस बारे में ये है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो लबोलुबा मुझे यही लग रहा है कि अगर किसी के पास सेविंग्स रखी हैं बैंक में और वो उनका अच्छा इन्वेस्टमेंट एक करना चाहते हैं, जो शेयर बाज़ार के रोज़ के उतरते और चढ़ते नज़रिए की तरफ अगर देखा जाए तो वो उसको हैंडल नहीं कर सकते, तो बेटर ये है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो सेफ रहेगा, लेकिन रिटर्न्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन मिड कैप में अगर आप करेंगे तो आपके रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स ने ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसके साथ ही हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। जन